हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हमारी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और हम लोगों ने कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें कला प्रारूप के पश्चात साहित्य, साहित्य के पश्चात पर्व एवं उत्सव है। ठीक है, तो हम लोग कला प्रारूप यानी कि आर्ट फॉर्म में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देख चुका है। सबसे पहले हम लोग ने देखा था क्या? संगीत। संगीत के पश्चात नृत्य। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? मूर्ति कला। ठीक है, आईएमपी टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस हिस्ट्री में देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं भारतीय मूर्ति कला का इतिहास क्या रहा है। तो आपको ज्ञात होगा कि सर्वप्रथम मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमको? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता हमारी कहाँ से कहाँ तक के मानी जाती है? 1750 बीसी से लेकर के कहाँ तक? 2500 बीसी के आसपास, यानी कि 2500 बीसी से लेकर के कहाँ तक? 1750। देखिए, डेट एग्जैक्ट नहीं है, अलग अलग विद्वानों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के जो डेट है वो अलग अलग दी गई है। ठीक है, कार्बन जो डेटिंग होती है उसके अनुसार इतनी है इसकी डेट। ठीक है, कितनी? 2500 से लेकर के या फिर 2350 से लेकर के 1750 बीसी तक के। तो यहाँ से हमें मूर्ति कला के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और इससे भी पूर्व यदि हम लोग देखें तो पाषाण काल में भी मूर्ति कला के साक्ष्य हमको मिले हैं। ठीक है, और इस काल में पत्थरों को काट करके, किसको? पत्थरों को काट करके छोटे छोटे मूर्तियों का रूप दिया जाता था। कैसे? छोटे छोटी मूर्तियों का रूप दिया जाता था। ठीक है, जिनका साइज अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होता था। सूक्ष्म तो नहीं बोलेंगे, लेकिन छोटा होता था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय मूर्ति कला का इतिहास कितने साल पुराना है? 4000 वर्षों पुराना है। कितना? 4000 वर्षों पुराना है। ठीक है, और मूर्ति कला, अब जो ये मूर्ति कला थी, ये होता क्या था? किसी भी व्यक्ति के विचारों को मूर्त रूप देने का माध्यम है मूर्ति कला। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे मन में एक ऐसी जगह के लिए विचार आए जो एकदम शांत है, वहां पे केवल वनस्पति वर्ग है। ठीक है, और साथ ही वहां पे चिड़ियों की चहचहाहट है, तो मैं उसे मूर्त रूप दूंगा। ठीक है, किस रूप? मूर्त, या तो मैं मूर्ति बनाऊंगा या फिर चित्रकला बनाऊंगा। चित्रकला हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन मूर्ति कला वही है जो व्यक्ति के भावों को प्रकट करने का माध्यम होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मूर्ति कला क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अन्य कलाओं के समान ही, कैसे? अन्य कलाओं के समान ही मूर्ति कला भी अत्यंत प्राचीन है। ठीक है, यद्यपि पाषाण काल में भी मानव अपने पाषाण उपकरणों को कुशलता पूर्वक काटकर विशेष आकार देता था। क्या है? पाषाणों को काटकर वह क्या कुशलतापूर्वक काट छाट कर विशेष आकार देता था, और पत्थर के टुकड़े से फलक निकलते हुए दबाव तकनीक या फिर पटक्कर तकनीक उपयोग किया जाता था। पाषाण काल में मूर्ति निर्माण की कौन सी तकनीक होती थी? तो दबाव तकनीक। आपको याद रखना कौन सी, यहाँ मैं लिख देता हूँ। पाषाण काल के समय कौन सी तकनीक? दबाव तकनीक। ठीक है, ये हुआ पाषाण काल में। और हड़प्पा, हड़प्पा में तो एकदम मूर्ति निर्माण के साँचे मिले हमको। ठीक है, सबसे पहले वो लोग साँचे बनाते थे, साँचे में फिर मूर्तियों को ढालने का काम करते थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका, या देखिए एक बार देख लीजिए यहाँ पे मूर्ति कला। तो भारतीय मूर्ति कला भारत के उपमहाद्वीपों की सभ्यताओं की मूर्ति कला परंपराएं, प्रकार, शैलियों का संगम है। जो भारतीय मूर्ति कला है वो भारतीय उपमहाद्वीप पे जितनी भी सभ्यताएं उत्पन्न हुई हैं, और जो उन सभ्यताओं में स्थापित या विद्यमान जो शैलियां थी मूर्ति निर्माण की, उन सभी का मिश्रण किसमें देखने को मिलेगा? हमें भारतीय मूर्ति कला में देखने को मिलेगा। ठीक है, मूर्ति कला भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा से ही कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रिय माध्यम रही है। क्या रही है? कलात्मक अभिव्यक्ति का, यानी कि जो आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ वो आपकी मूर्ति कला में दिख जाएगा। भारतीय भवन प्रचुर रूप से मूर्ति कला से अलंकृत है और प्रायः एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। देखिए, भारतीय भवन जो भी हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर बौद्ध स्तूप हो, उनमें यदि मूर्तियां हैं तो इसका अर्थ क्या है? वहां की संस्कृति कैसी रही होगी? विकसित संस्कृति रही होगी। यानी कि स्थापत्य कला और मूर्ति कला, ठीक है, भवन निर्माण कला और मूर्ति कला दोनों एक दूसरे के संपूरक है। यदि वहां पे भवन मिल रहा है, इसका भावार्थ क्या है? वहां पर मूर्तियां भी होंगी ही होंगी। यदि हम लोग खजुराहो का एग्जाम्पल देखें, वहां मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हीं मंदिरों के अंदर
विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं हैं, ठीक है। अप्सराएं की प्रतिमाएं हैं, भगवान की प्रतिमाएं हैं, ठीक है, द्वारपालक की प्रतिमाएं हैं, और साथ वहां पर विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की भी प्रधानता है, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे भारत में ऐसी कौन कौन सी मूर्ति कला प्रचलित है, ठीक है, जो प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक के अभी भी विद्यमान है। तो देखिए आप, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला, यानी किसी हम इसको हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा कालीन मूर्ति कला, ठीक है। इसके पश्चात मौर्यकालीन मूर्ति कला, ठीक है, मौर्यकालीन मूर्ति कला। फिर क्या है, मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला। अब मौर्योत्तर कालीन में इसमें 4 देसी राजा और 4 विदेशी राजा आते हैं, ठीक है। चेदी, कण्व, सातवाहन, ये कैसे हैं, ये देसी राजा हैं। और जो विदेशी शासक कौन कौन है, सबसे पहले इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक के बाद पहलव, पहलव के पश्चात कुषाण, और कुषाण के पश्चात शक। पहले शक आते हैं, शक के पश्चात कुषाण आएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मौर्योत्तर युग में 8 प्रकार के शासकों का या फिर साम्राज्य का वर्णन देखने को मिलता है। इन्हीं 8 प्रकार के शासकों के द्वारा 3 प्रकार की मूर्ति कलाओं का विकास किया गया। सबसे पहले गांधार मूर्ति कला, ठीक है, गांधार के पश्चात मथुरा मूर्ति कला, और मथुरा के पश्चात अमरावती मूर्ति कला, ठीक है। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, मौर्योत्तर मूर्ति कला के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट मूर्ति कला कौन सी है, गुप्तकालीन मूर्ति कला। फिर इसके बाद कौन सी है, वाकाटक मूर्ति कला, मध्यकालीन मूर्ति कला, चोल मूर्ति कला, आधुनिक मूर्ति कला, साथ ही राष्ट्रकूट कालीन मूर्ति कला, उड़ीसा की मूर्ति कला, ठीक है। इन सब मूर्ति कला निर्माण की शैलियों का हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला, इसकी डेट क्या है, 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, ठीक है। इसी समय जो मूर्ति कला डेवलप हुई उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता कालीन मूर्ति कला। अब इस सभ्यता में 3 प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। सबसे पहले मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी से निर्मित की गई मूर्तियां, ठीक है। दूसरा हो जाएगा क्या इसमें, प्रस्तर मूर्ति कला, पत्थरों को काट करके, इसको पत्थरों को काट करके बनाई गई मूर्ति कला, ठीक है। और तीसरी हो जाएगी धात्विक मूर्ति कला, ठीक है, धातुओं को पिघलाकर बनाई गई मूर्तियां, ठीक है। और उस तत्कालीन समय में कौन कौन सी धातुओं के साक्ष्य मिलते हैं हमें, कांस्य, ठीक है, कांस्य के पश्चात तांबा, ठीक है। ये प्रमुख धातुओं के हमें साक्ष्य मिलते हैं। देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता से किस धातु के साक्ष्य नहीं मिले, तो लोहा, ठीक है, लोहे के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन वहाँ तांबा, कांस्य इत्यादि धातु विद्यमान थी। तो ये 3 प्रकार की मूर्ति कला है, कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में। आईएमपी है, ये आपको याद ही करना है, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आएंगे ही आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल कौन कौन से। सबसे पहले योगी की मूर्ति, योगी मूर्ति कहाँ पर मिली, ये मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। और ये किससे निर्मित है, सैलकड़ी पत्थर से निर्मित है। इससे सैलकड़ी पत्थर से निर्मित है। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति, डांस करती हुई महिला। ये भी कहाँ पर मिला है हमको, मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। फिर और ये किससे निर्मित है, ये कांसा धातु से निर्मित है, कांसा मिश्रित धातु से निर्मित है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आप समझ पा रहे हैं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि नर्तकी की प्रतिमा आपको कहाँ से मिली, तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है। तीसरा उदाहरण है इसमें मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की प्रतिमा। चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें कुबड़ वाला सांड, फेमस है ये कुबड़ वाला सांड। और अंतिम हो जाएगा, अंतिम देख लीजिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खिलौने प्राप्त हुए हैं, विभिन्न प्रकार के खिलौने, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल से याद रखना है। 3 प्रकार की मूर्ति निर्माण की शैलियां याद रखना है या विधि याद रखना है, ठीक है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में। अब हम लोग आते हैं मौर्यकालीन मूर्ति कला, ठीक है। मौर्यकालीन मूर्ति कला निर्माण की विधि कौन सी थी, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा। एक विधि थी यहाँ पर, विशेष प्रकार की विधि, चिपकावा विधि, चिपकावा विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या था, उंगलियों के माध्यम से
उंगलियों के माध्यम से मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, अशोक के सारनाथ स्तंभ है ये, और ये यक्ष यक्षिणी की क्या है, ये प्रतिमा है। ठीक है, तो यही क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या याद रखना आपको, चिपकावा विधि इससे संबंधित है, ये मौर्यकालीन मूर्तिकला से संबंधित है। ठीक है, फिर आते हैं इसकी विषय वस्तु क्या थी, तो पशु पक्षी, खिलौना, मानव निर्माण और मिट्टियों के द्वारा, किसके द्वारा, मानव निर्माण की विधि थी, और किसका उपयोग किया जाता था, इसमें मिट्टी का भी उपयोग किया जाता था। और सामग्री क्या थी इसमें, बलुआ पत्थर और लाल पत्थर। लिख लीजिए आप, क्या, बलुआ पत्थर और लाल पत्थर, लाल चित्तीदार पत्थर जिन्हें बोलते हैं। विशेषता क्या थी इनकी, चमकदार पॉलिश, एकाश्म पत्थर, और मूर्तियों की भाव अभिव्यक्ति। यानी कि यदि ये मूर्तियां बनी हुई हैं तो ये किसी ना किसी भाव को क्या है, प्रकट कर रही हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है, क्या, भाव अभिव्यक्ति। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो सबसे पहले दिगंबर की प्रतिमा। दिगंबर की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, ये पटना से प्राप्त हुई है। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, यक्षिणी की मूर्ति, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, दीदारगंज से प्राप्त हुई है। दीदारगंज ये भी पटना में आता है। ठीक है, और सारनाथ स्तंभ के शीर्ष में, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृतियां हैं। ये देख लीजिए, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष में 4 सिंहों की आकृतियां, तथा इसकी नीचे की चित्रवल्लारी अशोक मूर्ति कला का बेहतरीन उदाहरण है। जो इसके नीचे जो चित्रकारी की गई है, इसे क्या बोलते हैं, चित्रवल्लारी। ये अशोक कालीन मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना है, जो आज हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे क्या, मौर्योत्तर कालीन मूर्तिकला। ठीक है, यहाँ से इतना ही आएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी जो कंसाइज है उस वे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो आईएमपी है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, और यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आते हैं मौर्योत्तर कालीन मूर्तिकला। इसमें 3 प्रकार की मूर्तिकला का विकास हुआ, गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला और अमरावती मूर्तिकला। ठीक है, तो गांधार मूर्तिकला सबसे पहले हम लोग देखेंगे, गंधार नहीं, सबसे पहले अमरावती मूर्तिकला देखते हैं। अब ये अमरावती मूर्तिकला का विकास कहाँ पर हुआ, महाराष्ट्र का एक शहर है अमरावती, उसी के आसपास इस मूर्तिकला का विकास हुआ। इसके संरक्षक कौन थे, सातवाहन राजा। कौन थे, सातवाहन राजा। और ये इसके संस्थापक कौन थे, सिमुक। ठीक है, और इसके महान राजा कौन थे, गौतम पुत्र सतकर्णी। ठीक है, ये पूछा हुआ है एमपीपीएससी 2023 के मेंस में 11 मार्कर में। ठीक है, आई होप आप इनको याद रखना पड़ेगा। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, नासिक के शिलालेख से मिलती है। कहाँ से, नासिक के शिलालेख से मिलती है, जिसे नानाघाट शिलालेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नानाघाट शिलालेख भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। तो ये सातवाहनों के समय ही ये कला विकसित हुई है। ठीक है, और इसकी विषय वस्तु क्या थी, धार्मिक। विषय वस्तु क्या है इसकी, धार्मिक है। और किसके द्वारा निर्मित होती थी मूर्तियां, पत्थरों को काट करके इन मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। और सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिमा किसकी थी, गौतम बुद्ध की थी। गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा बनी थी, इससे अमरावती से। और इसका एग्जाम्पल देखिए, कारले चैत्य। ठीक है, कारले चैत्य में इसके साक्ष्य मिलेंगे आपको। ठीक है, अमरावती में भी इसके साक्ष्य मिलेंगे। ये हुआ क्या, हमारा अमरावती मूर्तिकला। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, गांधार मूर्तिकला। देखिए, गांधार मूर्तिकला सबसे पहले तो यूरोप की हेलेनिस्टिक जो शैली है, हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीय शैली का मिश्रण है गांधार कला। किसके, हेलेनिस्टिक और भारतीय शैली का क्या है, ये मिश्रण है। इसका विकास कहाँ पर हुआ, वामियान प्रांत, अफगानिस्तान के आसपास। ठीक है, यहाँ पे वामियान प्रांत अफगानिस्तान के आसपास, तक्षशिला, कपीसा के आसपास। और इसको संरक्षण किसने प्रदान किया था, कनिष्क ने प्रदान किया था। किसने, कनिष्क ने। कनिष्क की 2 राजधानियां थी, एक का नाम पोरुषपुर, जिसे क्या बोलते थे, पेशावर, और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में तत्कालीन। और दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा। ठीक है, तो पूछ सकते हैं वो गंधार और मथुरा मूर्ति कला से संबंध किस किस राजा का संबंध है इन दोनों कला से, तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा, कनिष्क। कनिष्क कौन था, ये कुषाण शासक था। ठीक है, जिसने शक संवत प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था, 78
के आसपास, 78 ईस्वी के आसपास। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसी में हम लोग देखेंगे सबसे पहले गंधार शैली में किसका यूज होता था। स्वात घाटी से जो पत्थर प्राप्त होते थे, भूरे रंग के काले स्लेटी पत्थर, काले स्लेटी पत्थरों का उपयोग होता था इसमें। किसमें? काले स्लेटी पत्थरों का उपयोग होता था किसमें? गांधार मूर्तिकला में। और सबसे पहले इसमें बुद्ध की ही मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। किसकी? गौतम बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है। और किस अवस्था में प्राप्त हुई है? आसन एवं स्थानक अवस्था में। किसमें? आसन एवं स्थानक अवस्था में। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है कि इस मूर्ति कला में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और कौन कौन से पत्थरों का इसमें उपयोग होता था। अब हम लोग देखेंगे क्या, मथुरा मूर्ति कला। ठीक है, मथुरा मूर्ति कला का संबंध तीनों धर्म से है। तीन धर्म कौन से? बुद्ध, जैन और साथ में हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसका विकास कहाँ पर हुआ था? मथुरा, तक्षशिला और वाराणसी कौशाम्बा की आसपास में होता है। ये शुद्ध भारतीय मूर्ति कला है। एक ऐसी शुद्ध भारतीय मूर्ति कला है। अब इसमें किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग होता था? लाल चित्तीदार पत्थर, ये देख लीजिए, ये है लाल चित्तीदार पत्थर। और ये क्या है? श्वेत चित्तीदार पत्थर। ये मैंने जानबूझकर ऐसी स्लाइड बनाई है कि आपको यहीं पर समझ में जाए। श्वेत चित्तीदार पत्थर और ये क्या है? लाल चित्तीदार पत्थर। ठीक है, तो ये हुआ क्या हमारा मथुरा मूर्तिकला। और इसमें भी किसका निर्माण किया जाता था? बौद्ध जी की, मतलब गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। और इसमें अभय मुद्रा के साथ साथ धर्म चक्र प्रवर्तन जैसी अवस्थाओं को इसमें क्या किया गया था? दिखाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस किस प्रकार की मूर्ति कला में कौन कौन से पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ये तीन प्रमुख शैलियां थी इस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, मथुरा मूर्ति कला। हम लोगों ने मथुरा मूर्ति कला समझ ली है। अब मथुरा मूर्ति कला के अंतर्गत एक और नई कला का विकास हुआ जो पूर्णतः जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, उस कला का नाम क्या है? अयागपट्ट शैली। ये मूर्ति कला की नई नई शैली थी ये, अयागपट्ट शैली। और इसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कंकाली घाटी। कहाँ से? कंकाली घाटी के उत्खनन से ही, कंकाली घाटी के उत्खनन से ही हमें अयागपट्ट शैली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से, इस स्थान से प्राप्त मूर्तियों में तीर्थंकरों का चित्रण था। किसका? तीर्थंकर। और तीर्थंकर कितने? मैंने जब आपको पढ़ाया था तीर्थंकर क्लास, तो 24 तीर्थंकर है। ठीक है, इसमें जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो सारे तीर्थंकरों का चित्रण कहाँ से मिलता है हमें? कंकाली घाटी। और कंकाली घाटी में ही एक नवीन मूर्तिकला शैली का विकास हुआ था, उसे क्या बोलते हैं? अयागपट्ट शैली। आईएमपी है ना, पूछ सकता है ये। और ये किसके अंतर्गत आती है? मथुरा मूर्ति कला के अंतर्गत आती है। ये कहाँ किसके अंतर्गत आती है? मथुरा मूर्ति कला के अंतर्गत। अब इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें पत्थरों को सबसे पहले चौकोर काटा जाता था और फिर इस पत्थर में क्या, नक्काशी करके किसका निर्माण किया जाता था? फिर मूर्ति का निर्माण किया जाता था। आई होप आप समझ गए होंगे। और तत्कालीन समय के जब बीतता गया तो यह शैली, मतलब अयागपट्ट शैली में हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां भी बनने लगी। ठीक है, किससे? हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। जैसे सूर्य की प्रतिमा का निर्माण, चतुर्भुज विष्णु इत्यादि मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, कब? बाद के समय में। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे अयागपट्ट शैली। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मूर्ति कला, गुप्तकालीन मूर्ति कला। ठीक है, आईएमपी मूर्ति कला है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, गुप्तकालीन मूर्तिकला। सबसे पहले तो इसके केंद्र कौन कौन से थे? तो सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र। ठीक है, ये इसके प्रमुख केंद्र थे। अब किस धर्म से संबंधित थे यहाँ की मूर्तियां? बौद्ध, जैन और साथ ही हिंदू धर्म से संबंधित थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गैर धार्मिक मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। गैर धार्मिक मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? गुप्त काल से। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं इन मूर्तियों की विशेषता क्या थी। सबसे पहले तो निर्मलता, मतलब कि स्वच्छता। ठीक है, दूसरा इसकी विशेषता थी अंग सौंदर्य। आप देख लीजिए यहाँ इनके हाथ में बाजूबंद का निर्माण किया गया। ठीक है, ये इसकी विशेषता थी। फिर तीसरी विशेषता क्या थी? वास्तविक हाव भाव।
ठीक है, वास्तविक हाव भाव, यानी कि ये मूर्तियां कुछ ना कुछ अपने स्थिति से कुछ ना कुछ बोल रही हैं या किसी भाव को प्रकट कर रही हैं। और साथ ही जीवंतता, जीवंतता, ठीक है, ये आईएमपी इसकी विशेषता थी। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन मूर्ति कला के। सबसे पहले तो सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में गौतम बुद्ध की मूर्ति। कहाँ पे? सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में गौतम बुद्ध की प्रतिमा। दूसरा हम लोग देखेंगे, और ये कौन सी धातु से निर्मित थी? ये ताम्र धातु से, यानी कि कॉपर से निर्मित मूर्ति कला है। ठीक है, फिर दूसरा इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैन तीर्थंकर की मूर्तियां भी, जैन तीर्थंकर की मूर्तियां। ठीक, साथ में एलोरा, खजुराहो और देवगढ़ में विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां मिली हैं। कहाँ पे? देवगढ़, खजुराहो और एलोरा में विष्णु जी के जो 10 अवतार थे उनकी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। ठीक है, भारतीय मूर्ति कला में खजुराहो मूर्ति कला का विशेष स्थान है, और ये मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी आईएमपी है। और मैं आपको खजुराहो मूर्ति कला का पृथक वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको खजुराहो की एक एक विशेषताएं और उन पर निर्मित प्रमुख प्रकार की मूर्तियों का अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका अन्य एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, ढाका। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। तो यहाँ पर विष्णु जी के मत्स्य अवतार एवं कच्छप अवतार में मूर्तियों की प्राप्ति हुई है यहाँ से। कहाँ पे? ढाका। ठीक है, ढाका से विष्णु जी के मत्स्य अवतार एवं कच्छप अवतार की भी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। साथ ही उदयगिरी की गुफा, ठीक है, मध्य प्रदेश में आती है उदयगिरी की गुफा, यहाँ पे वराह मूर्ति प्राप्त हुई है। कौन सी? वराह मूर्ति। और साथ ही एलिफेंटा में, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, और यहाँ पर त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मूर्तियों की भी प्राप्ति हुई है। इसलिए यह आईएमपी है मूर्ति कला की दृष्टि से। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप ये समझ गए होंगे कौन सी गुप्तकालीन मूर्ति कला। सबसे पहले तो एक बार और रिवीजन करते हैं। इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से? सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू, और साथ ही गैर धार्मिक मूर्तियां भी प्राप्त हैं। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? निर्मलता, अंग सौंदर्यता, साथ ही वास्तविक हाव भाव और जीवंतता। ठीक है, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया। सारनाथ में गौतम बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में मूर्ति का निर्माण है। ठीक है, और वो किस धातु से निर्मित है? वो ताम्र धातु से निर्मित है। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त है यहाँ से। साथ ही एलोरा, खजुराहो, देवगढ़ में विष्णु के 10 अवतारों की प्रतिमाएं प्राप्त हैं। ढाका जो बांग्लादेश में स्थित है वहां पर विष्णु जी के मत्स्य अवतार एवं कच्छप अवतार की भी प्रतिमाएं प्राप्त हैं। और एलिफेंटा में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्तियों के भी साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मूर्ति कला। उसका नाम क्या है? राष्ट्रकूट कालीन मूर्ति कला। ठीक है, आईएमपी है ये। क्यों आईएमपी है? सबसे पहले इसका प्रमुख स्थान कौन सा था? एलोरा। एलोरा के साथ साथ एलिफेंटा की गुफाएं, और क्या, कन्हेरी में इनके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे शिव जी के विविध रूप, शिव जी के विविध रूपों में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। शिव जी के विविध रूपों में मूर्ति का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। ठीक, एलोरा में, एलोरा में शिव, विष्णु, शक्ति, ठीक है, और साथ ही सूर्य की प्रतिमाओं के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? एलोरा से। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रकूट कालीन मूर्ति कला के प्रमुख एग्जाम्पल है। और एक विशेषता लिख लीजिए, द्वारपाल के रूप में गंगा यमुना की मूर्तियां हैं। द्वारपाल के रूप में गंगा यमुना, जो हमारी प्रमुख नदियां हैं, यमुना गंगा की मूर्तियां हैं। ठीक है, आईएमपी पूछ सकते हैं द्वारपाल के रूप में गंगा यमुना की प्रतिमाएं किस मूर्ति कला से संबंधित है? तो ऑप्शन जाएगा मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्तकालीन, राष्ट्रकूट कालीन। तो आपको सही आंसर टिक करना है राष्ट्रकूट कालीन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मूर्ति कला, जिसका नाम क्या है? चालुक्य कालीन मूर्ति कला, आईएमपी है। ठीक है, चालुक्य जो दक्षिण के चालुक्य कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? इनकी राजधानी क्या थी? बादामी,
ठीक है। और एहोल, एहोल से एक आपको अभिलेख याद आ रहा होगा, एहोल अभिलेख किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। और इसी अभिलेख में किस किस की जानकारी मिलती है? तो रेवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में हुआ था। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी। ठीक है, तो आपको ऐसे फैक्ट याद रखना है। और ये संस्कृत का अभिलेख और लिखा किसने था इसको? रवि कीर्ति ने लिखा था। ठीक है, यही मैंने आपको फैक्ट बता दिया। ऐसे ही प्रीलिम्स कवर किया जाता है स्टूडेंट्स, है ना। आपको कोई एक वर्ड मिला, उससे रिलेटेड जितने सारे फैक्ट है आप वहीं के वहीं कवर कर लें या उनको वहीं के वहीं याद कर लें। ठीक है, और इसका तीसरा केंद्र क्या हो जाएगा? पटक्कल। ठीक है, पटक्कल के पश्चात महाकूट। ये सब कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या थी। बलिष्ठ, बलिष्ठ यानी कि अत्यधिक बल वाली मूर्तियां, और साथ ही विशाल का यानी कि इनका आकार कैसा था? अत्यंत या फिर बृहत आकार था इनका। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग चालुक्यकालीन मूर्ति कला के। सबसे पहले बादामी में नटराज, नटराज की 18 हाथों की प्रतिमा। कहाँ पर? नटराज की 18 हाथों वाली प्रतिमा किससे संबंधित है? चालुक्यकालीन मूर्ति कला से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें विष्णु जी की त्रिविक्रम स्वरूप की मूर्ति, विष्णु जी की त्रिविक्रम स्वरूप की मूर्ति, और वराह अवतार की मूर्ति, साथ ही अष्टधातु की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति में, अष्टधातु की मूर्ति में कैलाश को उठाते हुए रावण को चित्रित किया गया। कैलाश को उठाते हुए रावण की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? अष्टधातु से निर्मित है, और ये कहाँ पर? कर्नाटक में। फिर क्या है? महाकूट के महाकूटेश्वर मंदिर में, महाकूट के महाकूटेश्वर मंदिर में अर्धनारीश्वर एवं हरिहर की विशेष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ पर? महाकूट में, महाकूटेश्वर मंदिर में अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर यानी कि भगवान विष्णु, भगवान शिव जी के अर्धनारीश्वर अवतार की प्रतिमा कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? महाकूट के महाकूटेश्वर मंदिर में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको चालुक्य कालीन मूर्ति कला भी समझ में आई होगी। अब हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट मूर्ति कला, उड़ीसा की मूर्ति कला। ठीक है, उड़ीसा की मूर्ति कला। अब ये उड़ीसा भारतीय वास्तुकला एवं मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र रहा है पहले से ही। वास्तुकला, वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण, मंदिर निर्माण इत्यादि संबंधित। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा, भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा, सुभद्रा और बलराम की, सुभद्रा एवं बलराम की विशाल मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? उड़ीसा मूर्ति कला से संबंधित है। किसकी? सुभद्रा और भगवान बलराम की विशाल मूर्तियां। ठीक है, और इन्हीं मूर्तियों के साथ साथ शिव पार्वती, ब्रह्मा सावित्री और विष्णु लक्ष्मी की भी प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से? उड़ीसा मूर्ति कला से संबंधित है। ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में सूर्य की प्रतिमा, कोणार्क के सूर्य मंदिर में सूर्य की प्रतिमा, जो सूर्य को हंसते हुए दिखाया गया या फिर हास्य भाव में प्रतीत किया गया है। ठीक है, लिंगराज की मंदिर में, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? लिंगराज के मंदिर की मूर्तियों के अंग प्रत्यंग का लालित्य, अलंकरण व केश विन्यास इसकी विशेषता है। किसकी? उड़ीसा की मूर्ति कला की विशेषता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप ये समझ गए होंगे उड़ीसा में कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक बार और रिवीजन करते हैं। जगन्नाथ मंदिर जो है वहां पर जगन्नाथ जी की प्रतिमा, ठीक है, सुभद्रा एवं बलराम की विशाल प्रतिमा के साथ साथ शिव पार्वती, ब्रह्मा सावित्री और विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा। कोणार्क सूर्य मंदिर में सूर्य की प्रतिमा, जो सूर्य को कैसे दिखाया गया? हास्य भाव में दिखाया गया। ठीक है, और लिंगराज मंदिर की मूर्तियां जो लालित्य एवं अलंकरण एवं केश विन्यास को विशेष रूप से प्रदर्शित करती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप ये समझ गए होंगे मूर्ति कला। ठीक है, तो कौन कौन सी मूर्ति कला हम लोग ने देखा है? सबसे पहले हड़प्पा कालीन, हड़प्पा के पश्चात मौर्य कालीन, मौर्य के पश्चात मौर्योत्तर कालीन, फिर गुप्त कालीन, फिर राष्ट्रकूट कालीन, फिर चालुक्य कालीन, फिर उड़ीसा की मूर्ति कला। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में खजुराहो की मूर्ति कला।
विशेष है, इसका सेपरेट लेक्चर लाऊंगा मैं। और इसके पश्चात मध्यकालीन मूर्ति कला, ठीक है, और मध्यकालीन मूर्ति कला के पश्चात आधुनिक काल की जो मूर्ति कला है, इसका विशेष अध्ययन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एमसीएस क्लासेस। और आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे द्वारा जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस 2024 न्यू कंटेंट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।